एक समय था जब दक्षिण भारत का हृदय विजयनगर अपनी शान, शौकत और संस्कृति से पूरे विश्व को चकित कर रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी भव्यता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। और आज हम उसी गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर होगा जो हमें मध्यकालीन भारत के एक बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय से रूबरू कराएगा। हम बात करेंगे उसके उदय की, उसके सुनहरे दौर की और फिर उसके दुखद अंत की भी। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हमारा आधार मुख्य रूप से सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत का अध्याय 9 रहेगा, पर हम कोशिश करेंगे कि दूसरे ऐतिहासिक स्रोतों और व्याख्यानों से मिले जरूरी बिंदु भी शामिल हों। हाँ, मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि विजयनगर की पूरी कहानी, उसका उठना, उसका प्रशासन, संस्कृति, जो संघर्ष हुए और आखिर में पतन, इसको एक दिलचस्प और यादगार तरीके से समझना है। हम उन खास शासकों, निर्णायक घटनाओं और व्यवस्थाओं पर फोकस करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। सबसे पहले ये समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी कैसे। मतलब 14वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत में आखिर चल क्या रहा था? देखिए, 14वीं सदी की शुरुआत में क्या था कि दिल्ली सल्तनत और खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दक्षिण भारत में अपना असर बढ़ा चुकी थी। लेकिन तुगलक की कुछ नीतियां, आपको याद होगा, राजधानी दौलताबाद ले जाना फिर वापस लाना। हाँ, बिल्कुल। और दक्षिण में लगातार विद्रोह हो रहे थे, तो इन सब वजह से दिल्ली का कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, राजनीतिक खालीपन या अस्थिरता का माहौल बन गया था। और इसी राजनीतिक माहौल में दो भाई हरिहर और बुक्का राय सामने आए। इनकी शुरुआती कहानी भी काफी नाटकीय सी लगती है। हाँ। कहते हैं ये पहले वारंगल के काकतीय या शायद कंपिली राज्य में सामंत या मंत्री थे। हाँ, जो पारंपरिक कथाएं हैं उनके हिसाब से तो ऐसा ही माना जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल पर हमला किया तो इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। एक कहानी जो काफी चलती है, हालांकि आजकल के इतिहासकार इस पर सवाल भी उठाते हैं। कौन सी? वो ये कि उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया, लेकिन बाद में संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे फिर से हिंदू धर्म में लौट आए। ये दिलचस्प है कि कुछ नए इतिहासकार इस धर्मांतरण वाली बात को पूरी तरह मानते नहीं हैं। उनका कहना है कि हरिहर और बुक्का कर्नाटक के उन लोकल हीरोज में से थे जिन्होंने शुरू से ही तुगलक शासन का विरोध किया था। बिल्कुल, उनकी असल कहानी चाहे जो भी रही हो, फैक्ट ये है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर विजयनगर यानी विजय का शहर, उसकी स्थापना की और हम्पी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। शुरू में एक तरह का, आप कह सकते हैं, कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ जैसा था, जहां पांचों भाई और उनके रिश्तेदार मिलकर राजकाज चलाते थे। और उन्होंने काफी तेजी से अपने राज्य का विस्तार भी किया। सुना है होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु के बाद उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया, मदुरै के सुल्तान को भी हराया। हाँ बिल्कुल, 1356 में हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बने। और 1377 तक आते आते उन्होंने मदुरै सल्तनत को लगभग खत्म कर दिया था और पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में अपना दबदबा बना लिया था। लेकिन जैसे ही दक्षिण में विजयनगर मजबूत हो रहा था, उसके ठीक उत्तर में एक और बड़ी शक्ति उठ खड़ी हुई। सही कहा। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगी भी कहते हैं, उसने बहमनी सल्तनत की स्थापना की। और बस यहीं से शुरू हुई विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच लगभग, आप सोचिए, 200 सालों तक चलने वाली लंबी और खूनी दुश्मनी की कहानी। 200 साल! आखिर क्या वजह थी कि ये दोनों पड़ोसी साम्राज्य इतने लंबे समय तक लड़ते रहे? किन चीजों को लेकर ये झगड़ा था? देखिए, मुख्य रूप से 3 इलाके थे जिनके लिए टकराव था। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था तुंगभद्रा दोआब, मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो बहुत उपजाऊ इलाका है, उसे रायचूर दोआब भी कहते हैं। अच्छा। ये एरिया पहले भी सत्ता संघर्ष का केंद्र रहा था, पहले चालुक्यों और चोलों के बीच, फिर यादवों और होयसलों के बीच। इस पर कंट्रोल का मतलब था अनाज और रेवेन्यू पर कंट्रोल। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरा था कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये भी फर्टाइल एरिया था, उपजाऊ था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे यहाँ के पोर्ट्स, मतलब बंदरगाह, जो फॉरेन ट्रेड, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार के लिए बहुत जरूरी थे।
इन बंदरगाहों से राज्य को अच्छी खासी आमदनी होती थी। और तीसरा कारण शायद घोड़ों से जुड़ा था। सेना के लिए घोड़ों का महत्व तो हमेशा से रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा झगड़े का एरिया था कोंकण तट, यानी वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच की पतली सी पट्टी, जिसे मराठवाड़ा देश भी कहा जाता था। यहाँ गोवा जैसा इंपॉर्टेंट पोर्ट था, जहाँ से अरब, ईरान और इराक से अच्छी नस्ल के जंगी घोड़े इंपोर्ट होते थे। अच्छा, घोड़ों का आयात। हाँ, मिडिवल इंडिया में मिलिट्री पावर, खासकर घुड़सवार सेना के लिए ये घोड़े बहुत जरूरी थे और भारत में इस नस्ल के घोड़े पैदा नहीं होते थे। बहमनी सुल्तानों का नॉर्थ से आने वाले घोड़ों के व्यापार पर कंट्रोल था, इसलिए विजयनगर के लिए समुद्री रास्ते से घोड़ों का इंपोर्ट यानी कोंकण तट पर नियंत्रण और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। सोच कर देखिए, उपजाऊ जमीन, व्यापारिक बंदरगाह और बेहतर घोड़े, बस इन्हीं 3 चीजों ने 2 साम्राज्यों को सदियों तक उलझाए रखा। इनके बीच पहली कोई बड़ी लड़ाई कब हुई? एक महत्वपूर्ण शुरुआती लड़ाई हुई 1367 में। गुप्ता प्रथम ने बहमनी कंट्रोल वाले मुदगल किले पर हमला किया। जवाब में बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम ने न सिर्फ हमला नाकाम किया, बल्कि तुंगभद्रा नदी पार करके विजयनगर के इलाके में घुसकर भयानक तबाही मचाई। कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिकों का कत्लेआम किया। इस युद्ध की एक खास बात यह थी कि इसमें पहली बार दक्षिण भारत में दोनों तरफ से तोपखाने मतलब आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ और इसमें बहमनी सेना बेहतर साबित हुई। क्या विजयनगर के शासक हार गए थे? बुक्का प्रथम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो पकड़े नहीं गए और न ही राजधानी पर कब्जा हुआ। आखिरकार दोनों तरफ लड़ते लड़ते थक गए और एक संधि हुई। इस संधि में यह तय हुआ कि आगे से युद्धों में निहत्थे नागरिकों को नहीं मारा जाएगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात थी। हाँ, हालांकि इस बात का हमेशा पालन नहीं हुआ, लेकिन ये दक्षिण भारत में युद्ध के तरीकों को थोड़ा कम क्रूर बनाने की दिशा में एक कदम जरूर था, कम से कम कागज पर तो था ही। ये संघर्ष तो खैर आगे भी चलता रहा होगा। बुक्का प्रथम के बाद कौन शासक आए और उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया? बुक्का प्रथम के बाद उनके बेटे हरिहर द्वितीय 1377-1304 शासक बने। उन्होंने दक्षिण में अपनी पोजीशन मजबूत की और पूर्वी तट की तरफ विस्तार की पॉलिसी अपनाई, जिससे उनका रेड्डी प्रमुखों, वारंगल और उड़ीसा के शासकों से संघर्ष हुआ। एक बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने बहमनी सल्तनत से बेलगाम और गोवा छीन लिए, लेकिन उनका पूर्वी विस्तार रोका क्योंकि वारंगल और बहमनी सल्तनत के बीच एक गठबंधन हो गया था जो करीब 50 साल चला। फिर आए देवराय प्रथम 1404 से 1422। इनके समय में भी बहमनी संघर्ष चलता रहा। शायद इन्हें एक बड़ी हार भी झेलनी पड़ी थी। हाँ, देवराय प्रथम को बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से तुंगभद्रा दोआब के लिए फिर से लड़ना पड़ा और वो हार गए। उन्हें भारी हर्जाना देना पड़ा और अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह से करनी पड़ी। दहेज में बंकापुर का किला भी देना पड़ा। वैसे ये दक्षिण भारत का कोई पहला पॉलिटिकल मैरिज अलायंस नहीं था, ऐसे गठबंधन पहले भी होते रहते। लेकिन देवराय प्रथम ने इसे अपनी आखिरी हार नहीं माना होगा। उन्होंने वापसी की। बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने वारंगल से संधि की, रेड्डी राज्यों को आपस में बांटा और करीब 1420 में फिरोज शाह बहमनी को बुरी तरह हराया और अपने खोए हुए इलाके वापस ले लिए। देवराय प्रथम का एक और महत्वपूर्ण काम था सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देना। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और नहरें खुदवाई, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा और राज्य की इनकम भी बढ़ी। इन्हीं के टाइम में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर का दौरा किया था, लगभग 1420। और फिर आते हैं संगम वंश के सबसे महान शासक माने जाने वाले देवराय द्वितीय 1422-1446। उन्हें इतना महान क्यों माना जाता है? क्या खास किया उन्होंने? देवराय द्वितीय ने यह महसूस किया कि बहमनी सेना की ताकत उनके बेहतर घोड़ों और कुशल घुड़सवार तीरंदाजों में है, तो उन्होंने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया। उनका सबसे अहम कदम था करीब 2000 मुस्लिम घुड़सवार तीरंदाजों को अपनी सेना में भर्ती करना। ओह, ये तो बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से। हाँ, बहुत बड़ा। उन्हें जागीरें दी गईं और अपने हिंदू सैनिकों और सामंतों को उनसे तीरंदाजी सीखने का हुक्म दिया। ये उस समय के लिहाज से एक बड़ा और कह सकते हैं बोल्ड स्टेप था। ये वाकई में एक बड़ा बदलाव रहा होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य जरूरत ही नहीं पूरी की, बल्कि शायद ये भी दिखाया कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वो पारंपरिक सोच से आगे बढ़ सकते हैं। क्या इससे सेना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हुई? निश्चित रूप से। फिरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने उनकी सेना में मुस्लिम सैनिकों की काफी बड़ी संख्या बताई है। हालांकि आंकड़े शायद थोड़े बढ़ा चढ़ाकर हों। इस कदम से एक बड़ी, स्थायी और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सेना बनी। इस मजबूत सेना के बल पर
उन्होंने 1443 में फिर से तुंगभद्रा पार कर मुदगल और बंकापुर जैसे इलाके वापस लेने की कोशिश की। 3 भयानक लड़ाइयों के बाद दोनों पक्षों ने मौजूदा बॉर्डर्स को ही मान लिया। देवराय द्वितीय का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि पुर्तगाली लेखक न्यूनीज के अनुसार क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु बर्मा और तेनिसेरिन मलाया के राजा उन्हें नजराना मतलब ट्रिब्यूट भेजते थे। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक भी इन्हीं के समय विजयनगर आए थे और उन्होंने शहर की भव्यता का गजब का वर्णन किया है। अब्दुल रज़ाक का वर्णन तो बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने हम्पी के 7 दीवारों वाले किले और इतने समृद्ध बाजारों का जिक्र किया है। लेकिन देवराय द्वितीय के बाद क्या हुआ? क्या साम्राज्य में गिरावट आने लगी? हाँ, उनकी मृत्यु 1446 के बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई। राज्य में अंदरूनी शांति भंग हुई और उड़ीसा के गजपति शासकों के हमले तेज हो गए। साम्राज्य सिकुड़ने लगा। इस कमजोर स्थिति का अंत तब हुआ जब सालोव नरसिंघा ने सत्ता संभाली और सालोव वंश लगभग 1485 to 1505 की नींव रखी, जिन्होंने अंदरूनी व्यवस्था सुधारने की कोशिश की। और सालो वंश के बाद आया तुलु वंश 1505 to 1570, जिसकी स्थापना वीर नरसिम्हा ने की। और इसी तुलु वंश में जन्मे विजयनगर के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक कृष्णदेवराय 1509 to 1529। हाँ, बाबर के समकालीन थे ये। उनका नाम विजयनगर के स्वर्ण युग का दूसरा नाम है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस उन्हें सबसे ज्यादा डरे जाने वाले और संपूर्ण राजा कहते हैं। वो एक कुशल प्रशासक, एक महान योद्धा जो खुद युद्धों का नेतृत्व करते थे, एक विद्वान और कला साहित्य के महान संरक्षक थे। मतलब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। उनकी सैन्य उपलब्धियां तो वाकई कमाल की थी। शिव समुद्रम 1510, फिर वो रायचूर दुआब पर निर्णायक जीत 1512, बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह को हराकर उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया, वारंगल पर विजय 1523। उन्होंने बहमनी सल्तनत के जो बाद के राज्य बने, खासकर बीजापुर, उनको कई बार हराया और अपनी सेना गुलबर्गा तक ले गए थे। बिल्कुल, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ भी बड़े स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाए। गवर्नर अल्बुकर्क के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की इजाजत दी, जिसके बदले में उन्हें घोड़ों की सप्लाई में मोनोपोली मिली। पुर्तगालियों से उन्हें मिलिट्री हेल्प भी मिली। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने पुर्तगाली शक्ति के जो दूरगामी खतरे थे, उन्हें शायद थोड़ा कम आंका। कृष्णदेव राय एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने सिंचाई के लिए बड़े तालाब और नहरें बनवाई। विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नाम का एक नया शहर बसाया। हम्पी में हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे कई शानदार मंदिरों का निर्माण या विस्तार करवाया। हाँ, और उनके समय में मंदिरों के ऊंचे और सजे हुए प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम या रायगोपुरम कहते हैं, वो विजयनगर आर्किटेक्चर स्टाइल की पहचान बन गए। ये गोपुरम सिर्फ धार्मिक इमारतें नहीं थी, बल्कि राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी थे। और साहित्य का तो क्या कहना। हाँ, साहित्य। कृष्णदेव राय खुद तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु में राजनीति शास्त्र पर अमुक्तमाल्यद नाम का फेमस ग्रंथ लिखा और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम जैसे नाटक लिखे। उनका दरबार तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवियों से सजा था, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन अष्ट दिग्गजों में अल्लसानी पेद्दन्ना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह यानी तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है, और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर तेनाली रामकृष्ण जैसे नाम शामिल थे। क्या बात है। हाँ, और उन्होंने कन्नड़ और तमिल कवियों को भी संरक्षण दिया। इसीलिए उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रशासन में भी उन्होंने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को मजबूत करने और नायकों पर लगाम लगाने की कोशिश की। धार्मिक रूप से वे खुद वैष्णव थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, जैसा कि यात्री बारबोसा ने भी लिखा है। कृष्णदेव राय जैसे शासक वाकई सदियों में एक होते हैं। उनका शासनकाल हर मायने में एक शिखर था। अगर आपको कृष्णदेव राय की ये कहानी प्रेरित कर रही है, तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब जरा विजयनगर के प्रशासन को समझते हैं। ये इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? देखिए, विजयनगर में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। राजा ही राज्य की सारी शक्तियों का केंद्र था। पद खानदानी था और राजा डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप
मतलब ईश्वर प्रदत्त अधिकारों में विश्वास करते हुए बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन आखिरी फैसला राजा का ही होता था। और वो नायक प्रणाली जिसके बारे में काफी सुना जाता है, वो क्या थी? क्या वो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसी थी? हाँ देखिए, कुछ समानताएं थीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें राज्य या मंडलम कहते थे। इन प्रांतों के गवर्नर नायक या मंडलेश्वर कहलाते थे। ये बेसिकली मिलिट्री कमांडर होते थे, जिन्हें उनके खर्चे और सेना रखने के लिए अमरम नाम का भू क्षेत्र या उसके रेवेन्यू का अधिकार दिया जाता था। अच्छा। इसके बदले में उन्हें एक तय संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी रखने पड़ते थे, और राजा को सालाना एक तय रकम या टैक्स देना होता था। तो फिर इक्ता से अलग कैसी हुई ये व्यवस्था? एक इम्पोर्टेंट अंतर ये था कि राजा नायकों का ट्रांसफर कर सकता था, जिससे उन पर सेंट्रल कंट्रोल बना रहता था। कम से कम थ्योरी में तो यही था। इक्तदारों का भी ट्रांसफर होता था, लेकिन समय के साथ नायक अपने इलाकों में काफी पावरफुल हो गए और हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत भी होने लगे, जो बाद में साम्राज्य के टूटने का एक कारण बना। इक्ता सिस्टम मुख्य रूप से रेवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री मेंटेनेंस से जुड़ा था, जबकि नायकों के पास अपने इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अधिकार भी होते थे। स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? प्रांत, जिले, नाडु, उपजिले, स्थल और गांव ग्राम में बटे थे। गांव का प्रशासन वंशानुगत अधिकारियों जैसे गौड़ा, मुखिया, कर्नम, अकाउंटेंट, तलैयारी, चौकीदार वगैरह द्वारा चलाया जाता था। महानायकाचार्य नाम का एक अधिकारी होता था, जो गांवों और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लिंक का काम करता था। कुछ सोर्सेस में अयंगार व्यवस्था का भी जिक्र मिलता है, जिसमें गांव के प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों का एक ग्रुप जिम्मेदार होता था। रेवेन्यू का मुख्य सोर्स तो लैंड रेवेन्यू ही रहा होगा। हाँ, लैंड रेवेन्यू, जिसे शिष्ट कहा जाता था, इनकम का मेन सोर्स था। ये उपज का लगभग 16 से 13 हिस्सा तक होता था, जो जमीन की क्वालिटी और फसल पर डिपेंड करता था। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंडस्ट्रीज पर टैक्स, मैरिज टैक्स जैसे कई और टैक्स भी थे। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हमने देवराय द्वितीय के समय सेना के पुनर्गठन की बात की थी। विजयनगर की सेना काफी बड़ी और ऑर्गेनाइज थी, जिसमें इन्फैंट्री, पैदल सेना, कैवलरी, घुड़सवार सेना, जिसके लिए घोड़ों का इंपोर्ट बहुत जरूरी था, हाथी सेना और आर्टिलरी शामिल थे। देवराय प्रथम और द्वितीय के समय से मुस्लिमों की भर्ती भी सेना में होने लगी थी। महानवमी का त्योहार एक बड़ा मौका होता था, जब नायक अपनी सेनाओं के साथ राजधानी आते थे और राजा के सामने मिलिट्री परेड होती थी। हालांकि उन्होंने अपनी नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना चोलों ने दिया था। न्याय व्यवस्था में राजा सुप्रीम जज होता था। सजाएं कठोर थीं और लोकल लेवल पर हिंदू कानूनों और रिवाजों के हिसाब से पंचायतें न्याय करती थीं। अब जरा समाज और संस्कृति की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्या वो एक्टिव थीं समाज में? हाँ, जो सोर्सेज मिलते हैं उनसे पता चलता है कि समाज में महिलाओं का स्थान काफी सम्मानजनक था, मतलब रिलेटिवली। वे पॉलिटिकल, सोशल और लिटरेरी लाइफ में एक्टिव थीं। उन्हें एजुकेशन, कुश्ती, हथियार चलाने, संगीत और फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। नूनेस तो यहाँ तक लिखते हैं कि राजाओं के यहाँ महिला ज्योतिषी, क्लर्क, बॉडीगार्ड और पहलवान भी होती थीं। लेकिन क्या बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां भी थीं? हाँ, दुर्भाग्य से ये प्रथाएं भी समाज में मौजूद थीं। सती प्रथा के तो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मतलब सती पत्थर या सती वीरक्कल भी मिलते हैं। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन राजा आमतौर पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कृषि आधारित थी, सिंचाई पर जोर था, ये तो हमने सुना। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बेस था और शासकों ने इरिगेशन पर काफी ध्यान दिया। इसके अलावा टेक्सटाइल वीविंग, माइनिंग, मेटलर्जी, परफ्यूम बनाना जैसे उद्योग भी डेवलप थे। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड बहुत फैला हुआ था। वो अरब, फारस, पुर्तगाल, चीन, बर्मा, मलाय आइलैंड्स जैसे इलाकों के साथ ट्रेड करते थे। विजयनगर हीरे के एक्सपोर्ट के लिए भी फेमस था। यात्री पेस ने हम्पी के रिच मार्केट्स का बहुत लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया है। करेंसी सिस्टम में सोने के सिक्के, वरा या पगोड़ा, चांदी के तार और तांबे के जित्तल चलते थे। और आर्किटेक्चर, हम्पी के खंडर आज भी उस युग की भव्यता की कहानी कहते हैं। ये द्रविड़ शैली का क्लाइमैक्स था शायद। निश्चित रूप से हम्पी में विरूपांश मंदिर उनके मुख्य देवता और विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे विशाल और शानदार मंदिर कॉम्प्लेक्स इसका सबूत हैं। हमने पहले ही उनके ऊंचे और सजे हुए गोपुरम, मंदिरों में बने कल्याण मंडप,
जहां देवताओं के विवाह का उत्सव होता था, विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ और म्यूजिकल पिलर्स का जिक्र किया है। ये सब विजयनगर आर्किटेक्चर की यूनिक पहचान है। साहित्य का भी स्वर्ण युग था, खासकर कृष्णदेवराय के समय में। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल सभी भाषाओं का विकास हुआ। सायणाचार्य ने वेदों पर कमेंट्रीज लिखी। हाँ, कुल मिलाकर विजयनगर अपने पीक पर एक बेहद रिच, पावरफुल और कल्चरली वाइब्रेंट साम्राज्य था। लेकिन फिर इतने महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? कृष्णदेवराय के बाद ऐसा क्या हुआ? कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 या 1530 के आसपास के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल साबित नहीं हुए। गद्दी के लिए अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे। असल पावर आलिया रामराय के हाथों में आ गई, जो कृष्णदेवराय के दामाद थे और अरिविदु वंश से जुड़े थे। सदाशिव राय 1542 से 1567 तो बस नाम के शासक थे। रामराय बेहद एम्बिशियस और काबिल सेनापति थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी नीतियां आखिर डिजास्टरस साबित हुईं। उन्होंने डेक्कन की सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर के इंटरनल मामलों में दखल देकर उन्हें आपस में लड़ाने की पॉलिसी अपनाई। कभी वो एक का साथ देते, कभी दूसरे का। अच्छा, डिवाइड एंड रूल जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। उन्होंने पुर्तगालियों से संधि करके बीजापुर को घोड़ों की सप्लाई रुकवा दी। कई युद्धों में उन्होंने सल्तनतों को बुरी तरह हराया, अपमानित किया। इससे उनमें अहंकार भी बढ़ गया। और यही अहंकार और हस्तक्षेप की नीति उनके खिलाफ चली गई। बिल्कुल। रामराय की बढ़ती ताकत और उनके अपमानजनक बर्ताव से तंग आकर 4 बड़ी डेक्कनी सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने आपसी झगड़े भुलाकर एक जॉइंट फ्रंट बना लिया। बरार इस गठबंधन में शामिल नहीं था। उन्होंने मिलकर विजयनगर पर हमला करने का फैसला किया। और इसी का नतीजा था वो तालीकोटा का भयानक युद्ध 23 जनवरी 1565, जिसे राक्षसी, तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, ये युद्ध विजयनगर के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की सेना की भयानक हार हुई। 70 साल के आलिया रामराय बहादुरी से लड़े, लेकिन पकड़े गए और तुरंत मार दिए गए। कहते हैं कि उनका कटा हुआ सर सालों तक अहमदनगर में दिखाया जाता रहा। इसके बाद जीतने वाली सेनाओं ने राजधानी विजयनगर यानी हम्पी में घुसकर उसे कई महीनों तक बुरी तरह लूटा और जलाया। जो शहर कभी दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिना जाता था, वो खंडर बन गया। ये दक्षिण भारत के आखिरी महान हिंदू साम्राज्य का एक तरह से अंत था। इतने शक्तिशाली साम्राज्य का ऐसा दुखद अंत। तालीकोटा का युद्ध वाकई भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आप विजयनगर की इस उतार चढ़ाव भरी कहानी से अब तक जुड़े हुए हैं, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इतिहास में रुचि रखते हैं। युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया? तुरंत नहीं। रामराय के भाई तिरुमल राय जो युद्ध से बच निकले थे, वे बचे हुए खजाने, कहते हैं 550 हाथियों पर लादकर के साथ राजधानी को पेनुकोंडा ले गए। अरिविदु वंश ने लगभग अगले 100 सालों तक शासन किया, लेकिन साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और उसका एरिया लगातार सिकुड़ता गया। कई पावरफुल नायक जैसे तंजौर और मदुरई के नायक वो इंडिपेंडेंट हो गए। धीरे धीरे लगभग 1646 के आसपास विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसी अरिविदु वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने 1639 में अंग्रेजों को मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने की परमिशन दी थी। तो इस पूरी लंबी चर्चा का सार क्या है? विजयनगर साम्राज्य से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए? एक निचोड़ क्या है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य मेडिवल इंडिया का एक बेहद इंपॉर्टेंट और पावरफुल राज्य था। इसने लगभग 3 सेंचुरीज तक दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर पर गहरा असर डाला। इसने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को जबरदस्त संरक्षण दिया और एक खास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, खासकर नायक सिस्टम डेवलप किया। इसका महत्व सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री नहीं था, बल्कि ये दक्षिण भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का भी एक बड़ा सेंटर बनकर उभरा। इसकी विरासत आज भी हम्पी के शानदार खंडरों, तेलुगु साहित्य और दक्षिण भारत की कई कल्चरल परंपराओं में जिंदा है। बिल्कुल।